Namaste to all the students of Pinnacle Study Circle who are preparing for upcoming CTET 2020 examination. My name is Rahul Thapa and today we are going to learn about the chapter जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप या हम कहेंगे इंग्लिश में द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ. दिस चैप्टर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द क्लास 6 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जिसका नाम है द अर्थ आर हैबिटेट. चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर के इंपॉर्टेंट वर्ड, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहले बात करते हैं स्थल रूपों की, लैंडफॉर्म्स की. तो लैंडफॉर्म की अगर हम बात करें तो पृथ्वी में अनगिनत प्रकार के स्थल रूप देखने को हमें मिलते हैं. ये स्थल रूप कहाँ पर स्थित होते हैं? ये स्थल मंडल के ऊपर निर्मित होते हैं तथा स्थलमंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल भी हमें देखने को मिलते हैं. स्थलमंडल की बात करें तो हमने आपको इससे प्रीवियस चैप्टर में बताया था पृथ्वी की जो परत है ये मुख्यतः दो भागों में बटी रहती है, ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी कि महासागरीय परत व आपकी महाद्वीपीय परत. तो जितने भी स्थल रूप हैं ये महासागरीय परत व महाद्वीपीय परत दोनों में ही विराजमान है, दोनों में ही हमें देखने को मिलते हैं. बाकी स्थल रूपों की जो प्रक्रियाओं की बात करें तो जिन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ये बनते हैं तो मुख्यतः दो प्रक्रियाएं देयर आर टू मेजर प्रोसेसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग सच लैंडफॉर्म्स ऑन दिस लिथोस्फीयर और द लिथोस्फीयर. तो बात करते हैं उन दो प्रक्रियाओं की. तो वो जो दो प्रक्रियाएं हैं वो हैं आपकी एक्सटर्नल प्रोसेस व इंटरनल प्रोसेस, यानी कि आंतरिक प्रक्रियाएं व बाह्य प्रक्रियाएं. बाह्य प्रक्रियाओं की सबसे सर्वप्रथम बात करते हैं. तो बाह्य प्रक्रिया कैसे काम करती है? ये लगातार बनने व टूटने की प्रक्रिया होती है बेसिकली. मतलब इसमें जो लैंडफॉर्म है यानी जो पृथ्वी का जो सतह है इस पर लगातार टूटन यानी कि इरोजन या अपरदन भी होता है और लगातार निक्षेपण या डिपोजिशन की प्रक्रिया भी समानांतर पर चलती रहती है. तो यानी कि इट्स लाइक अ साइकिल दैट गोज ऑन एंड ऑन. अब साथ ही साथ मैंने आपको दो चीज़ें क्या बताई, इरोजन व डिपोजिशन. तो इरोजन को कहेंगे हिंदी में अपरदन और डिपोजिशन को इंग्लिश में हिंदी में कहेंगे निक्षेपण. तो ये जो दो प्रक्रियाएं हैं ये बाह्य प्रक्रिया को लगातार जारी रखती है. अब ये जो दो प्रक्रियाएं हैं जिस पे ये बाह्य प्रक्रिया निर्भर होती है, जो ताकतें हैं जिस पे एक्सटर्नल प्रोसेस निर्भर होते हैं, ये भी किसी न किसी पे निर्भर होते हैं. ये किस पे निर्भर? इनके भी कुछ एजेंट हैं यानी कि इनके भी कुछ घटक हैं जो इरोजन और डिपोजिशन को निरंतर हमारे पृथ्वी के ऊपर करते रहते हैं. तो वो जो फोर्सेस हैं वो है जल यानी कि वाटर, जिसके कारण होता है जलीय अपरदन या जलीय और तथा जलीय निक्षेपण भी. उसी समानांतर पे जल के अलावा है हमारे पास विंड यानी कि हवा या वायु के द्वारा. इसको आप वायु के द्वारा भी लिख सकते हैं, हवा या वायु. वह तीसरा है हमारे पास, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा है हमारे पास हिमानी या इसको आप कहेंगे बर्फ के द्वारा होने वाले अपरदन व निक्षेपण. तो ये जो प्रक्रिया है तो जिन पर निर्भर होता है आपका इरोजन व डिपोजिशन. और इरोजन और डिपोजिशन मिलकर कौन सी प्रोसेस का निर्माण करते हैं? बाह्य प्रक्रिया का निर्माण करते हैं, जो बाह्य प्रक्रिया से पृथ्वी की सतह के ऊपर लैंडफॉर्म का या स्थल रूपों का निर्माण करते हैं. अब बात करते हैं आंतरिक प्रक्रियाओं की. आंतरिक प्रक्रियाओं की बात करें तो ये पृथ्वी के भूगर्भ पर स्थित जितने भी जो भूआकृतिक या जियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हमें पता है पृथ्वी के अंदर विभिन्न परतें हैं और जो लावा जो मैग्मा वाली जो हमारी परत है, जो मॉल्टन स्टेट में है, जो प्लास्टिक स्टेट में है, उसमें लगातार एक कन्वेंशनल सेल बनता है. और ये कन्वेंशनल सेल के कारण जो पृथ्वी की जो परत है इस पे तीन तरीके के हमें इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें परतों का आपस में मिलना, परतों का आपस में आप एक दूसरे से दूर जाना या एक दूसरे से स्लाइड करना. इन गतिविधियों के साथ कहीं हमें ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, कहीं सुनामी, कहीं अर्थक्वेक की भी होता है, कहीं अर्थक्वेक भी अचानक से हमें देखने को मिलता है, कहीं
माउंटेन बिल्डिंग की प्रोसेस चलती है। तो इस तरीके की विभिन्न प्रकार की हमें जो गतिविधियाँ पृथ्वी के लिथोस्फीयर पर दिखती है। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस आती कहाँ से? ये आंतरिक प्रक्रिया के कारण आती है, जो आपके इन जनरल आमतौर पे पृथ्वी के किसी भी हिस्से को या तो ऊपर उठा सकती है या नीचे धंसा भी सकती है। तो पृथ्वी की भूपर पट्टी का पृथ्वी की परत का ऊपर उठना या धंसना ये किन फोर्सेस के कारण होता है? ये होता है इंटरनल प्रोसेस के कारण या आंतरिक प्रक्रिया के कारण। अच्छा, अब आगे हम थोड़ा समझें तो स्थल रूपों को विभिन्न ऊंचाई ढालों के आधार पर हम पर्वत पठार या मैदानों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि पर्वत पठार और मैदानों में वर्गीकृत करने के लिए जो मापदंड इस्तेमाल किया जाता है उसमें ऊंचाई और ढालों का इस्तेमाल हम करते हैं। अब आगे चैप्टर में चलते हैं वापस। तो पहाड़ी व स्थलीय भागों में जो भी आसपास के की भूमि से ऊंची उठी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पहाड़ कहते हैं। मतलब ऐसा स्थलीय भाग जो आसपास की भूमि से ऊंचा उठा हो उसी को हम पहाड़ कहेंगे। साथ ही साथ जो 600 मीटर से अधिक ऊंचा एवं खड़ी ढाल वाली जो पहाड़ी है उसी को हम पर्वत कहेंगे। अब बात करते हैं, अब हमने अपवर्तन और निक्षेपण की तो हम बात कर चुके हैं। हमने पढ़ा कि भाई तीन जो 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 घटक है, जो कंपाउंड है, जो जो एजेंट है आपके अपवर्तन व निक्षेपण के, वो कौन से हैं? जल है, वायु है तथा बर्फ है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों या मैदानों पर भी वर्गीकृत करते हैं। अब बात करते हैं पर्वतों की। तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा हमें देखने को मिलता है, जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र पर। तो पर्वत का जो शिखर होता है हमें छोटा, शिखर हमेशा छोटा रहेगा, लेकिन जो उसका जो निचला हिस्सा होता है ये बहुत ही, यानी कि उसका जो बेस है, जो आधार है, वो बहुत ही ब्रॉड या चौड़ा हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो आपके आपकी पहाड़ों की बात करें तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर जाते हैं तो हमें तापमान में गिरावट भी हमें देखने को मिलती है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में हमको बर्फ हमें देखने को मिलती है, और कुछ एक जगहों में तो जो बर्फ है वो साल भर टिकी रहती है। और हिमालय क्षेत्र पर स्थित कई प्रमुख हिमानी या ग्लेशियर क्षेत्र इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसीलिए हिमालय को थर्ड पोल भी कहा जाता है, और लगभग 600 मिलियन आबादी भारत की लगभग गंगा नदी के किनारे जो रहती है, उसको उसके पालन पोषण के लिए जो पानी सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट है, जल, वह हमें गंगा नदी प्रोवाइड करती है। और गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वो ग्लेशियर से ही होता है, गौमुख ग्लेशियर से। तो आप समझ सकते हैं जो ग्लेशियर्स द्वारा जो निर्मित नदी है वो कहीं ना कहीं सदाबहार नदियाँ होती है, वो सीजनल नहीं होती। जिस तरीके से हमें पेनिनसुलर इंडिया में, प्रायद्वीपीय भारत में हमें नदियों का जो प्रकृति है वो देखने को वहाँ पर मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो पर्वतों को हम कई भागों में बांट सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें पर्वत जब क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित हो तो उनको हम पर्वतीय श्रृंखला भी कहते हैं, माउंटेन रेंजेस इंग्लिश में कहते हैं। जैसे हिमालय अपने आप में एक माउंटेन रेंज है, आल्प्स माउंटेन रेंज है, इंडीज़ माउंटेन रेंज है, रॉकीज़ माउंटेन रेंज। इस तरह से विभिन्न प्रकार के आपको माउंटेन रेंज, पर्वतीय श्रृंखला आपको विश्व के मानचित्र पर देखने को मिलेंगी। तो अब बात करते हैं पर्वत के प्रकारों की। तो पर्वत के जो प्रकार हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के हमें पर्वत देखने को मिलेंगे, जिसको हम कहते हैं वलित पर्वत या ब्लॉक माउंटेन तथा वोल्केनिक माउंटेन। यानी कि वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा है हमारे पास वोल्केनिक माउंटेन। अब बात करते हैं वलित पर्वतों की। तो वलित पर्वत की बात करें तो हिमालय व आल्प्स इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये युवा अवस्था के, यूथ एज या कहेंगे हम, युवा अवस्था के वलित पर्वत हैं। ठीक है, वेरी यंग। और वेरी यंग माउंटेन होने के कारण, फोल्ड माउंटेन होने के कारण ही यहाँ पर हमें
टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ या आप कह सकते हैं अर्थक्वेक या सेस्मिक एक्टिविटीज़ हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है हिमालय, आल्प्स, मतलब जितने भी आपके ये वलित पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, खासकर युवा अवस्था के। अब इसमें जो ओल्ड एज है, जो बूढ़ी जो जो वृद्ध अवस्था के जो वलित पर्वत हैं, उसका प्रमुख उदाहरण है आपका अरावली। अरावली रेंज ये कहाँ पर है? ये है आपका राजस्थान में, ठीक है। जिसकी की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है, अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर, जिसकी हाइट है लगभग 1720 मीटर, ठीक है। ये ध्यान रखिए, एग्जाम के पर्पज़ के लिए है। तो अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, क्या नाम है उसका? गुरु शिखर। अरावली किस तरीके का वलित पर्वत है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ठीक है। या आप इसको कह सकते हैं वृद्ध वलित पर्वत, अरावली रेंज को कहते हैं। इस तरीके से और भी हमारे पास वलित पर्वत हैं, जैसे भारत सॉरी एशिया व यूरोप को अलग करने वाली जो श्रृंखला है उसको हम यूराल माउंटेन रेंज कहते हैं। ये भी अपने आप में एक वलित पर्वत है। तथा एप्लेशियन उत्तरी अमेरिका में ये भी एक वलित पर्वत का उदाहरण है। ये सभी जो वलित पर्वत हैं, खासकर यूराल के व एप्लेशियन, ये पर्वतीय, अगर इनका देखा जाए शेप तो ये गोलाकार दिखते हैं और तथा इनकी ऊंचाई भी कम है, जो यह शो करता है कि ये भी एक बहुत ही पुराने प्रौढ़ावस्था के माउंटेन या पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं या वृद्धावस्था की पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं। अब जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तब ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रशोथ पर्वत का निर्माण होता है। आप भ्रशोथ पर्वत शब्द याद ना करें, बेटर है कि आप ब्लॉक माउंटेन शब्द याद रखें। ब्लॉक माउंटेन ये एग्जाम में आपको एज इट इज इंग्लिश में आएगा, ब्लॉक माउंटेन्स। तो ब्लॉक माउंटेन्स की जो दो स्थिति बनती है, एक स्थिति बनती है हॉस्ट की, ठीक है, जिसको हम कहते हैं उत्खंड, तथा दूसरी स्थिति बनती है गार्बेन की, यानी कि ये आप देख सकते हैं ये जमीन धंस चुकी है यहाँ से, और इसको जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हॉस्ट, इसको बोलते हैं जो निचला हिस्सा होता है उसको कहते हैं गार्बेन। तो हॉस्ट और गार्बेन, तो हॉस्ट जो गार्बेन है ये वैली वाला पोर्शन है जो धंस चुका है, ठीक है, और ये है हमारे पास हॉस्ट, इनको हम कहेंगे हॉस्ट, ये ध्यान रखें आप। उत्खंड हिंदी में कहेंगे उत्खंड, उठे वाले हिस्से को उत्खंड कहेंगे, तथा बैठे हुए हिस्से को कहेंगे ग्राबेन या द्रोणिका भ्रंश। क्या कहेंगे? द्रोणिका भ्रंश। तो इसका उदाहरण भारत में कौन सी नदी है? नर्मदा। नर्मदा जो रिवर है, जो आपको एमपी में देखने को मिलेगी, नर्मदा नदी कहाँ से गुजरती है? रिफ्ट वैली से गुजरती है। इस तरीके की ब्लॉक माउंटेन ही आप कहेंगे, सतपुरा और विध्यांस के बीच मध्य से बहती है आपकी नर्मदा। तो ये इसका एक प्रमुख उदाहरण भी है। तो जैसे विध्यांस ऊपर है और सतपुरा जो रेंज है वो नीचे स्थित है, तो दोनों के मध्य आपको नर्मदा रिवर देखने को मिलेगी। तो साथ ही साथ ये ध्यान रखें, नर्मदा भारत की कुछ एक नदियों में से है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग यानी कि ये भारत का मैप है, सपोज मोटे तौर पे देखा जाए तो ये रिवर आपकी इस तरीके से फ्लो होती हैं। दो रिवर मेन है इसमें, नर्मदा व तापी। तो इन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। ये दो रिवर हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। मोस्टली अगर देखा जाए तो वेस्टर्न घाट से रिवर ओरिजिनेट होती है, रिवर का जो सोर्स है, और वो जो रिवर माउथ है वो आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो रिवर के दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सोर्स और माउथ। दो शब्द इस्तेमाल होता है, सोर्स व माउथ। तो माउथ ऑफ द रिवर कौन सा हिस्सा होता है? जहाँ पर रिवर जो है यानी कि जो नदी है
समुद्र पर मिलती है। ठीक है, तो वो उस हिस्से को हम कहते हैं माउथ, और सोर्स यानी कि स्रोत, उद्गम स्थल। क्लियर। तो जो ब्लॉक माउंटेन है इसका एक और उदाहरण है वोस्जेस पर्वत, जो आपका, तो वोस्जेस पर्वत जो है ये आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच पर आपको सेंटर के ट्रांजिशन एरिया पर देखने को मिलेगा। मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ इस गूगल अर्थ प्रो पे। तो ये जो आप देख सकते हैं वोस्जेस, ये देखिए, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेंटर पे। तो ये जो वोस्जेस माउंटेन है, ये वोस्जेस, ये किसका उदाहरण है? ये ब्लॉक माउंटेन का एक प्रमुख उदाहरण है। ये कहाँ पर है? ये फ्रांस में स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत। तो ज्वालामुखी द्वारा जो निर्मित पर्वत है उसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये नियर टू इक्वेटर है, यानी कि विषुवत रेखा के करीब है, तथा इसकी जो पीक्स हैं, जो चोटी है, वो स्नो क्लैडेड यानी कि बर्फ़ से ढकी हुई रहती है। लेकिन ये है क्या? ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है। अब बात करते हैं जापान की फुजियामा की, तो ये भी एक दूसरा उदाहरण है। पर्वत बहुत ही लाभदायक होते हैं। पर्वत जल की संग्रहण करते हैं, बहुत सी नदियों का स्रोत होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। और पर्वतों से निकलने वाली नदी मुख्यतः सदाबहार नदियाँ होती, पेरेनियल रिवर होती हैं, जिन पर पानी की मात्रा निरंतर बनी रहती है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली यानी कि जो हाइडल प्रोजेक्ट में, जैसे आपने टिहरी हाइडल प्रोजेक्ट सुना होगा, काफ़ी बड़ा उत्तराखंड का एक प्रोजेक्ट है बिजली उत्पादन का, तो पनबिजली के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। और नदी घाटियाँ व वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों में हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वत भाग उपयुक्त होता है। जैसे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और उत्तराखंड को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए पर्वतों का सबसे सर्वाधिक रोल है। अच्छा, वे पर्वत की यात्राएं उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए आते हैं, और विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग इत्यादि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं पर्वत। अब बात करते हैं पठारों की। पठारों की बात करें तो पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा रहता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। इसको इसीलिए हम पठार को टेबल लैंड भी कहते हैं। किसी पठार के एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक भी हो सकती है। तो पर्वतों की भांति पठार भी मतलब आपके नए तथा पुराने हो सकते हैं। भारत का जो दक्कन पठार है ये बहुत ही पुराना पठारों में इसको माना जाता है। अगर पृथ्वी हमारे भारत की सर्वाधिक पुरानी कोई स्थल रूप है तो वो हमारे पेनिनसुलर इंडिया के डेक्कन प्लेटूज ही हैं, या डेक्कन पठार ही हैं। उसी तरह केन्या, तंजानिया तथा युगांडा या पूर्वी अफ्रीका का पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। अब बात करते हैं तिब्बत के पठार की। तो तिब्बत के पठार की बात करें तो ये अपने आप में सबसे ऊंचाई पर स्थित एक पठार है, जिसकी मेन सी लेवल यानी कि समुद्री तल से जो ऊंचाई है लगभग 4 से 6,000 मीटर से ऊंची हाइट इसकी है। पठार बहुत ही उपयोगी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हमें खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं छोटा नागपुर प्लेटू एक भारत का प्रसिद्ध खनिज क्षेत्र है लौह अयस्क व कोयला के लिए। तो इस तरीके से जो कुल मिला के जो जितने भी प्लेटू वाले पठारी क्षेत्र होते हैं यहाँ पर हमें खनिज जो संसाधन है इनकी मात्रा पर ये प्रचुर मात्रा में हमें यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। उसी तरह अफ्रीका में पठार हैं जो सोने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, सोने हीरे के लिए। भारत का छोटा नागपुर प्लेट कोयला तथा मैग्नीज के लिए बहुत प्रसिद्ध एक क्षेत्र है।
तो पठारी जो क्षेत्र है इस यहाँ पर हमें बहुत से जलप्रपात भी देखने को मिलते हैं, जिनको हम इंग्लिश में वाटरफॉल कहेंगे, क्योंकि यह नदी यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। तो भारत में छोटा नागपुर पठार पर जो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित जो हुड्रू जलप्रपात है, तथा कर्नाटक का जोग जलप्रपात, इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। लावा पठारों में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है तथा खेती के लिए काफ़ी अच्छा होता है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुल मिला के हमें मोटा मोटा इस पूरे पैराग्राफ में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, पठारों की एक तो ऊंचाई, पठारों की जो ऊंचाई है लगभग 4000 से 6000 मीटर के लगभग होती है। सबसे ऊंचे पठारों का उदाहरण कौन सा पठार है? तिबेटन प्लेटू। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है पेपर के पर्पज से। दूसरा, पठार क्यों उपयोगी होते हैं? खनिज तत्वों के लिए। जैसे उदाहरण छोटा नागपुर प्लेटू, बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। किन चीज़ों के लिए? लोहा, कोयला वो मैग्नीज के लिए प्रमुख तौर पर। उसी तरह विश्व पर कई सारे ऐसे प्रसिद्ध पठारीय क्षेत्र हैं। आपको कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन करना है वह कौन से देश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, साथ ही साथ आपको जो मैंने वाटरफॉल बताया उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। एक तो आपको ध्यान रखना है जो हुड्रू जलप्रपात कहाँ पर है। दूसरा, आपको जोग जलप्रपात कहाँ पर है। तो एक तो आपको उसकी किस राज्य पर है वो बताना है। दूसरा, आपको बताना है कौन सी नदी पर यह स्थित है। क्लियर? तो ये आपके लिए सवाल है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं मैदानों की। तो मैदानों की हम बात करें तो मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनते हैं, यानी कि नदियों के द्वारा जो डिपोजिशन होता है, अभी हमने पढ़ा ना शुरुआती में, अपर्दन व निक्षेपण। जो निक्षेपण की क्रिया से मोस्टली हमें मैदानी क्षेत्र बने हुए देखेंगे। नदी पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहते हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती है। वे अपरदित पदार्थ को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित करती है। इन्हीं निक्षेपण से मैदानों का निर्माण होता है। निक्षेपण में बालू, सिल्ट, पत्थर ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आप ऊंचाई क्षेत्रों पर जाएंगे तो आपको जो पत्थर हैं उनकी जो आकार है वो आपको बड़े बड़े दिखेंगे, क्योंकि पर्वतों पर नदियों के पास सर्वाधिक ताकत होती है पर्वतीय क्षेत्रों पर। लेकिन जैसे वो मैदानों पर एंटर करती है तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कमज़ोर हो जाता है स्लोप ढालों के साथ। इसलिए नदी अपने साथ पत्थरों को ले जाने की क्षमता खो देती है। और जिस तरीके से वो जैसे ही वो प्लेन में प्रवेश करती है तो वह अपने साथ बालू या छोटे सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल या रॉक पार्टिकल, वह उनको अपने साथ लेकर चलती है तथा उनको भी अपने किनारों पर निक्षेपित करना प्रारंभ कर देती है, जिस कारण बड़े बड़े मैदान देखने को मिलते हैं, जिनके कारण एलुवियल सॉइल का निर्माण होता है। जैसे एलुवियल सॉइल की बात करें तो इंडो गंगेटिक प्लेन इसका एक प्रमुख उदाहरण है। तो
तो मैदानी जो क्षेत्र होता है ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। उपजाऊ क्यों होते हैं? क्योंकि पर्वतों से जो नदियाँ अपने साथ इरपरदन के दौरान जो खनिज तत्वों को लेके आती हैं और तथा उनको मैदानों में निक्षेपित करती हैं, तो उनमें जो उर्वरक क्षमता होती है वो बहुत अत्यधिक होती है। इसलिए जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, खासकर नदियों का जो बेसिन वाला क्षेत्र है, वहाँ पर हमें खेती सर्वाधिक देखने को मिलती है। तथा पहले मैदानों की बात करें तो परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा संपन्न होते हैं। यहाँ पर साधनों या किसी भी तरह के साधनों का निर्माण करना बहुत ही सस्ता होता है पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में। रोड्स मतलब रास्तों या रोड्स को बनाना बहुत ही सस्ता होता है तथा आवाजाही में भी ज़्यादा समस्या नहीं होती है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाए, पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में। तथा मैदानों में, इसीलिए मैदानों में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। तो नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान हमें देखने को मिलते हैं विश्व के लगभग सभी कॉन्टिनेंट में, जैसे उत्तरी अमेरिका में भी, चाइना में यांगजी रिवर के इर्द गिर्द हमें देखने को मिलता है। उस तरीके से गंगा, ब्रह्मपुत्र इसका एक प्रमुख उदाहरण है। तो मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होता है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों में बनने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुर मात्रा होती है, प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यूपी इसका प्रमुख उदाहरण है। राज्यों की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र हमारा यूपी, गंगा नदी के किनारे पर ही, गंगा नदी यूपी से ही होते हुए गुजरती है और उसी के नदी के आसपास ही आपको उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या भी आपको देखने को मिलेगी। स्थल रूप की बात करें तो स्थल रूप एवं लोग, स्थल रूप की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है तथा यहाँ पर फसल उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। और विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में बहुत अंतर हमें देखने को मिलता है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीके से जल एवं स्थलों को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों के से लगा सकते हैं, क्षेत्र के लोग से लगा सकते हैं। प्रायः हम उस स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर हम मकान बना देंगे, ठीक है। उसी तरह हम जो खेतीहर भूमि है वहाँ पर भी हम निर्माण कर देते हैं तथा जो पीने लायक पानी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर हम कूड़ा कबाड़ा डालकर, अपने अपशिष्ट डालकर हम उसको प्रदूषित करते हैं। जैसे गंगा नदी को देख लीजिए, वो बात अलग है। अभी वर्तमान में लॉकडाउन के कारण लगभग विश्व की सभी जो पॉल्यूटेड नदी थी वो काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी है और गंगा भी अब कानपुर तक साफ़ हो चुकी है, पीने लायक हो चुकी है। तो अब समझ सकते हैं कि प्रकृति को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें प्रकृति की ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद भी हम प्रकृति के साथ जिस तरीके का व्यवहार हम करते हैं वो बहुत ही निर्मम, मैं कहूँगा, हम करते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्राकृतिक जितने भी संसाधन हैं उनका सदुपयोग करना चाहिए, उनका दुरुपयोग नहीं करना है तथा उतना ही उपयोग करना है जितना ज़रूरत है। तो रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल, ये आपने अपने साथ गांठ बांध कर रखना है। तो ये जो 3 प्रिंसिपल है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, ये पे एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको अपने साथ अग्रसर कर ही आपको प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करना है। धन्यवाद।